बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम वीक नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम स्टाफिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें स्टाफिंग के बारे में, ठीक है, और उसमें स्टाफिंग में फिर मज़ीद आपके पास उसकी नेचर के बारे में, स्टाफिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग काइंड्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस, तमाम ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टाफिंग क्या है। ठीक है, स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच कैपेबल एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड, selected, properly trained, effectively developed, rightfully rewarded, and their joint efforts are harmoniously। ठीक है, चूँकि वर्ड स्टाफिंग यहाँ पर हमें शो कर रहा है, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज़ के बगैर, एम्प्लॉइज़ एक मेन एसेट्स होता है उसका, और उसके बगैर आप ऑर्गेनाइजेशन को रन आउट नहीं कर सकते, उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन compete करने के लिए, कंपटीशन के लिए, या अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको वेल ट्रेंड, क्वालिफाइड, राइट पीपल या राइट पर्सनस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दस स्टाफिंग बेसिकली कहते हैं इन्वॉल्व द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एंड डूइंग द जॉब एट द राइट टाइम। ये बेसिक हम कंसेप्ट मीनिंग है हमारे पास स्टाफिंग का। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो डिफिनीशन कह रहे हैं कि इज़ द प्रोसेस थ्रू विच कैपेबल एम्प्लॉइज, कैपेबल एम्प्लॉय मीन राइट पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन को आप क्या करते हो, रिक्रूट करते हो, सेलेक्ट करते हो। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आप उसको क्या करते हो, उसको ट्रेन करते हो। ठीक है, उसको ट्रेन करते हो एंड देन इफेक्टिवली डेवलप करते हो, राइटफुली रिवॉर्डेड भी उसमें शामिल होते हैं, एंड दियर जॉइंट एफर्ट आर, ताकि जॉइंटली एफर्ट जो होती हैं वो के ज़रिए आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ठीक है, नीचे बयान करें कि इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन, ये स्टाफिंग जो है दिस इज़ द मैनेजरियल फंक्शन like all other management function, this is also managerial function, they take place with the necessary skills। इसमें क्या होती है, स्टाफिंग जो होती है इसमें necessary skills की ज़रूरत होती है into organization and develop them into the precious organizational resources। जो भी organization important organization resources होती हैं उसको यूटिलाइज करके और उसके मुताबिक जो होती हैं मैनेजरियल फंक्शन या स्टाफिंग जो होता है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ स्टाफिंग के बारे में हम कहते हैं कि नेचर इट इज़ द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है ना, यह एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है। अगर हम मैनेजमेंट की प्लानिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, लीडिंग की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो स्टाफिंग भी एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है। विदाउट स्टाफिंग आप अपनी मैनेजमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, आप अपनी मैनेजमेंट को इफेक्टिव नहीं बना सकते, आप अपने मैनेजमेंट को एफिशिएंट नहीं बना सकते। सेकंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो ये एक स्टाफिंग, उसमें मैनेजमेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी बेस पे आपका मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। इट इज़ द कंटिन्यूस एक्टिविटी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो होती है दिस इज़ नॉट द शॉर्ट टर्म एक्टिविटी एंड दिस इज़ नॉट द फिक्स एक्टिविटी। या हम कह सकते हैं कि किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसको परफॉर्म नहीं किया जाता, बल्कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है जो मैनेजमेंट के साथ जो होता है, ये जो होता है चलता रहता है, और ये स्टाफिंग फंक्शन जो होती है वर्क के मुताबिक परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके साथ ताल्लुक होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है, न्यू हायरिंग करता है, सिलेक्शन करता है, ट्रेनिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करता है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम फिजिकल फैक्टर्स बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव फंक्शन। चूँकि इसका ताल्लुक स्टाफिंग से है, इसका ताल्लुक पर्सन से होता है, एम्प्लॉय से होता है, तो फिज़िकल बाकी जो फैक्टर्स होते हैं
ठीक है ना, जो आपके मैनेजमेंट फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उससे सेपरेट होता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है एंड सेंसिटिव फंक्शन, इट डील विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स की मतलब यूटिलाइजेशन की जाती है, यूज़ की जाती है, जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये तमाम जो होती है स्टाफ फंक्शन के साथ रिलेटेड होती है। तो ये नेचर ऑफ स्टाफिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। स्टाफिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो स्टाफिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, जिस तरह का हमने कहा कि दिस इज़ द आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन भी है एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस कमिटेड टू एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड कंपेंसेटिंग एम्प्लॉय, ठीक है। तो चूँकि बीइंग ए मैनेजमेंट फंक्शन जो होता है ये आपके लिए क्या करता है, न्यू स्टाफ को, न्यू एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, क्वालिफाइड पीपल को एक्वायर भी करता है, ट्रेनिंग भी इसका होती है, अप्रेजिंग भी इसकी होती है, कंपेंसेटिंग भी इसकी शामिल होती है, रेम्यूनरेशन, सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं मैनेजमेंट फंक्शंस में आती हैं, ठीक है ना। Three principles to be understood by all manager. Being a manager, when they perform when they perform their duties and when they take decisions or make decisions according for the organization related to the staffing. So तीन basic rules उसके लिए ज़रूरी हैं कि all managers are human resource managers. जितने भी managers होते हैं organization they are at the level of human resource management. Employees are more important assets. इसमें एम्प्लॉइज़ जो होते हैं आपके मोर इम्पॉर्टेंट एसेट होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, आप ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स, आपकी यानी कि एम्प्लॉई जो होते हैं मोर इम्पॉर्टेंट एसेट देन आपकी बिल्डिंग, आपके इक्विपमेंट से जो होती है आपके एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। गुड एम्प्लॉइज गिव कंपनी द कम्पिटिटिव, अगर एम्प्लॉय गुड होता है, अगर एम्प्लॉय क्वालिफाइड होता है, अगर एम्प्लॉय स्किल्ड होता है, अगर एम्प्लॉय ट्रेंड होगा, अगर एम्प्लॉय जो होगा हम कह सकते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन होगा, तो वो क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक कम्पिटिटिव एज दे सकता है, ठीक है ना। समझ आ रही है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अगर हम देखें, जितनी भी डेवलप ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, ये तमाम के पीछे जो होती हैं गुड एम्प्लॉइज जो होती हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। थर्ड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मैचिंग प्रोसेस therefore it must match the need of the organization with the need of the employee. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होते हैं ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है क्या करता है, ये एक मैचिंग प्रोसेस करता है जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन के नीड के मुताबिक जो होती हैं एम्प्लॉइज़ जो होती हैं विद द नीड ऑफ एम्प्लॉय के साथ क्या करता है, मैच करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है और ऑर्गेनाइजेशन के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने हैं और कितने होने चाहिए जिसके बेस पे अपना ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स हैं और ये तमाम 3 रूल्स जो होते हैं ये आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स, ठीक है, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किया जाता है, फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, ताकि आगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल जो पोजीशंस होती हैं उसको फिल अप कर सकें, ठीक है ना। राइट पर्सन से स्टार्ट में ही मैंने कहा कि राइट पर्सन से राइट जॉब के लिए आप क्या करते हो, वो फाइंड आउट करते हो, ठीक है ना, और जो राइट क्वालिफिकेशन होती है उसकी, ठीक है ना। मेकिंग पॉसिबल डिस्कवरी ऑफ एबल स्टाफ फॉर चैलेंज, ठीक है, और साथ साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस होती हैं, ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस को क्या करना, उसके लिए एबल स्टाफ फाइंड आउट करना, ठीक है ना। गारंटिंग ऑटमोस्ट प्रोडक्टिविटी, और साथ साथ स्टाफिंग का मकसद क्या होते हैं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सको, ठीक है, आप अपनी क्वालिटी लेवल को इंक्रीज़ कर सको, आप अपनी टारगेट को अचीव कर सको, ठीक है। डेवलपिंग पर्सोनल फॉर शोल्डरिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है, आप अपनी पर्सोनल को इस तरीके से ट्रेन कर सको, तरीके से डेवलप कर सको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती हैं ताकि वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। और स्टाफ इसमें ये आपके इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है, ठीक है ना। 5th नंबर है मीटिंग अपकमिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द टैलेंटेड पीपल। अच्छा, ठीक है, स्टाफिंग में हम ये भी बीइंग अ मैनेजर जो होता है, स्टाफिंग जो होता है, आप क्या करते हो, अपकमिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फ्यूचर में जो आपको टैलेंटेड पीपल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी साथ साथ फुलफिल करना, ठीक है ना, वर्क के साथ। सेटिस्फाइंग जॉब ओइंग टू करेक्ट प्लेसमेंट, ठीक है,
और आपकी करेक्ट प्लेसमेंट को सेटिस्फाई करना, क्योंकि स्टाफिंग का मकसद ही क्या होता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, सेटिस्फाइंग जॉब ओविंग टू द करेक्ट प्लेसमेंट, ताकि आप जो भी जिसको भी आप हायर करते हो, जिस शख्स को भी हायर करते हो, जो जिस डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉई होता है, ठीक है, ताकि उसकी करेक्ट प्लेसमेंट हो सके अकॉर्डिंग टू हिज स्किल, अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, यूटिलाइजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट फेवरेबली, ठीक है ना। स्टाफिंग फंक्शन में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की जो होती है, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ होती है, मोस्ट फेवरेबल होता है, ठीक है ना। अगर ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वो तमाम ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम स्टाफिंग फंक्शन के लिए, ठीक है, तो ये मोस्ट फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। सप्लाइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ट्रांसफ़र, ठीक है, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, डेथ, डिमोशंस वगैरह, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो होता है उसका रिकॉर्ड बनाना, उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोवाइड करना या सप्लाई करना, ठीक है ना। एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र के हवाले से हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, प्रमोशन के हवाले से हो, ग्रेड के हवाले से हो, ठीक है ना, सही है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट के हवाले से हो, जब आप न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू एम्प्लॉइज़ को अट्रैक्ट करते हो, या किसी भी एम्प्लॉय के डेथ के हवाले से या डिमोशंस के हवाले से, ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी फंक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में आता है, ठीक है। रिटेनिंग प्रोफेशनलिज्म अमंग पर्सन, समझ आ रही ना। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल्स जो होते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके दरमियान प्रोफेशनलिज्म को रिटेन करना, बरकरार रखना, ताकि हर एक जो होता है अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सके और अपनी स्किल के साथ साथ अपनी स्किल को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है ना, सही है। तो ये आपके पास क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ स्टाफिंग की तरफ। तो काइंड्स ऑफ स्टाफिंग में हमारे पास शॉर्ट टर्म स्टाफिंग होता है, लॉन्ग टर्म स्टाफिंग, सेसेशन स्टाफिंग होता है, एंड स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्टाफिंग जिसे हम कहते हैं कि सेंटर ऑन द अर्जेंट नीड ऑफ द कंपनी, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को अर्जेंट नीड ऑफ एम्प्लॉई वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए जो होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड में स्टाफिंग जो होता है वो हायर करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टाफिंग क्या होता है, इंगेज स्टाफिंग प्रैक्टिकल अप्रोच टू अ कंपनी स्टाफिंग नीड, समझ आ रही ना, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है, कि इसमें आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल अप्रोच के ज़रिए सही है, स्किलफुल पीपल को जो होती हैं उसको हायर करते हो, ठीक है ना, जो भी ऑर्गेनिक कंपनी की नीड होती है, कवर एटलीस्ट 1 ईयर, वो जो उसका कम से कम जो टेन्योर होता है वो 1 साल होता है, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, अलाउ यू टू कम्प्लीटली कम्प्रीहेंड, ये क्या करता है, द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैनेजमेंट स्टाफ, समझ आ रही ना। सो यू कैन ट्रेन इनसाइड कैंडिडेट टू बी रेडी टू स्टेप इनटू प्रमोशन, समझ आ रही ना, राइट। जो कि हैं हमारे पास यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट जो होती है, टू टेक टर्नओवर टैक्स के बारे में कहते हैं, ठीक है ना, हाँ सही है। तो यहाँ पर सक्सेशन प्लान से मुराद ये होता है कि यहाँ पर जो होती है कम्प्लीटली ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की पैदा होती है कि वो अपनी इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन से इनसाइड कैंडिडेट जो होती है उसको ट्रेन करता है और बी रेडी टू स्टेप इनटू प्रमोशन, समझ आ रही ना, एक राइट प्लेस के लिए, राइट पोजीशन के लिए उसको क्या करता है, रेडी करता है, ट्रेन करता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या होता है, काइंड्स ऑफ हमारे पास क्या होती है, स्टाफिंग में आता है, जिसमें आप क्या करते हो, न्यू पोजीशन फिलफिल करते हो विद द इनसाइड एम्प्लॉय। स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग क्या होता है, इन्वॉल्व कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड सक्सेशन प्लानिंग, जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी आप करते हो, कंबाइन करते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी शामिल होती है, सक्सेशन प्लानिंग भी जाती है, तो वो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बन जाती है। वाई स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग प्लान आर इम्पोर्टेंट, अगर हम स्ट्रेटेजिक स्टाफ करते हैं जिसमें हम कम्बिनेशन करते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सक्सेशन प्लानिंग की, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं एक मार्केट में जो होती है उसकी अपनी एक कम्पिटिटिव पोजीशन होती है, लेकिन उसके जो होते हैं कम्पिटिटर्स होते हैं, तो उस कम्पिटिटर के मुकाबले उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म तमाम जो होती है स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के लिए लीगल कंसिडरेशन हो गया या कॉस्ट एफिशिएंसी के हवाले से, ठीक है, ये तमाम स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग जो होती है आपकी सपोर्ट करती है इस लिहाज से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाफिंग में, स्टाफिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्टाफिंग प्रोसेस जो होता है ये आपके पास फ्रॉम 1 to 8 जो है ये स्टाफिंग प्रोसेस डिफाइन करता है। तो सबसे पहले जो होता है मैन पावर प्लानिंग किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी रिक्रूटमेंट सेकंड होता है, फिर सिलेक्शन किया जाता है, देन प्लेसमेंट किया जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, फिर रेम्यूनरेशन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, प्रमोशन एंड
ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन पावर प्लानिंग क्या है। मैन पावर प्लानिंग स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स क्या करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सबसे पहले मैन पावर मालूम करना, कि आपको नंबर ऑफ नीड ऑफ द एम्प्लॉइज़ कितना है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ द एम्प्लॉय की नीड क्या है, ठीक है ना। तो मैन पावर प्लानिंग विच इज़ आल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी इसको कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ पुटिंग राइट नंबर ऑफ द पीपल, right kind of the people at the right place, right time, doing the right things for which they are suited for the achievement of the goals of the organization, ठीक है ना। समझ आ गई ना कि ये मेन पावर प्लानिंग से हमारे पास क्या है, ये एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जिसमें आप क्या करते हो, राइट नंबर ऑफ द पीपल, राइट काइंड ऑफ द पीपल और राइट प्लेस, एट राइट प्लेस, ठीक है, राइट टाइम और डूइंग द राइट थिंग फॉर विच दे आर सूटेड। जिस तरह मेन स्टाफिंग की आपके पास क्लियर डिफिनेशन, ठीक है ना, दे आर सूटेड फॉर द अचीव, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए सूट हो, उसको आप क्या करते हो, मेन पावर प्लानिंग में डिफाइन करते हो। स्टेप्स इज मेन पावर प्लानिंग। सबसे पहले एनालाइजिंग द करंट मेन पावर इन्वेंट्रीज, ठीक है ना। करंट मैन पावर इन्वेंट्री को किस तरह एनालाइज किया जाता है, टाइप ऑफ क्या ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है ये मालूम करना, नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, उसमें टोटल नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है जहाँ पर आपको एम्प्लॉइज़ की नीड है, नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ द सच डिपार्टमेंट, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट्स की नंबर और टोटल क्वांटिटी मालूम करना, एम्प्लॉइज़ इन दिस वर्क यूनिट, और कितने नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज जो है उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये आपकी करंट मैन पावर इन्वेंट्रीज कहलाती है, जिसको आप एनालाइज करते हो। समझ आ रही है ना। सेकंड इसमें क्या है, मेकिंग फ्यूचर मैन पावर फॉरकास्ट। या आप फर्स्ट आपके पास देख लें एनालाइजिंग, आपने करंट मैन पावर इन्वेंट्रीज को एनालाइज किया, और फिर आप क्या करते हो, मैन पावर प्लानिंग में आपकी फ्यूचर मैन पावर फॉरकास्ट भी शामिल होती है, ठीक है, कि फ्यूचर में आपकी मैन पावर नीड क्या हो सकती है। एक्सपर्ट फॉरकास्ट करते हो, उसमें ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, ये टेक्निक्स हैं जिसके जरिए फ्यूचर मैन पावर फॉरकास्ट किया जाता है। वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है, वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाता है, और अदर मेथड्स भी इसमें शामिल होते हैं जिसके जरिए आप मैन पावर फॉरकास्ट करते हो, ठीक है ना। स्टेप्स इन मेकिंग ये हमने शुरू किया था, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप्स इन मेकिंग इन मैन पावर प्लानिंग में, फिर उसके बाद थर्ड जो है डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, साथ साथ क्या कर, थर्ड जो स्टेप होता है आप क्या करते हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम डेवलप करते हो, ठीक है, कि क्या किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयमेंट जो होती है स्टाफिंग को क्या कर सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो और इफ़ेक्टिव बना सकते हो। डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, और साथ साथ फिर उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी डिज़ाइन करना कि आप अपने एम्प्लॉय को किस तरह ट्रेन कर सकोगे और डेवलप कर सकोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, ये आपके पास स्टाफिंग प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट मैन पावर प्लानिंग है, ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में है कि मैन पावर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या, क्यों किया जाता है, की टू मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। जिस तरह स्टाफिंग है तो हमने पढ़ा कि स्टाफिंग जो है एक मैनेजरियल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, तो उसमें मैन पावर प्लानिंग एक की है जिसके बगैर आप अपने स्टाफिंग फंक्शन को क्या करते हो, कंप्लीट नहीं कर सकते जिसके बगैर, ठीक है ना। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, समझ आ रही है ना, आपके पास इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज होती है वो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज होती है, उसको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना, कम से कम रिसोर्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जा सके, ठीक है ना। सही है। मोटिवेशन इसमें शामिल है, ये आप मैन पावर प्लानिंग जो होती है का मकसद मोटिवेट करना है, बेटर ह्यूमन रिलेशन कायम करना ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट, यूनिट टू यूनिट, ठीक है ना, एंड एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जो होती है बेटर ह्यूमन रिलेशन डेवलप करना, हायर प्रोडक्टिविटी, मकसद इसका मैन पावर प्लानिंग हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को हायर करना, इंक्रीज़ करना, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो तमाम डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, जितनी प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ होगी उतना ही मार्केट जो होती है सेल करेगी, इतनी मार्केट जो होगी प्रॉफिट लेवल पोजीशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। नीड ऑफ द मैन पावर प्लानिंग, अगर हम मैन पावर प्लानिंग की बात करते हैं तो उसकी नीड क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है ना। शॉर्टेज एंड सरप्लस जो होती हैं कैन बी आइडेंटिफाइड, समझ आ रही ना। तो मैन पावर प्लानिंग का मकसद जो होता है मैन पावर को मालूम करना, नीड ऑफ द एम्प्लॉइज होती है उसको आइडेंटिफाई करना, तो इससे आप क्या करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्टेज या सरप्लस जो होती है आइडेंटिफाई हो जाती है, दैट स्पीडी एक्शन कैन टेकन वेर एवर रिक्वायर्ड, और उसके ज़रिए आप स्पीडी एक्शन ले सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, मैन पावर प्लानिंग में। इसी तरह सेकंड, ऑल द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन द मैन पावर प्लान, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिक्रूटमेंट की जाती है या सिलेक्शन किया जाता है, हायरिंग किया जाता है, ये तमाम मैन पावर प्लानिंग पर डिपेंड करता है। तो मैन पावर प्लानिंग जो होती है ये इसकी नीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एडवांटेजेस रखती है। इट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट,
ठीक है ना, एज एक्सेस स्टाफ कैन आइडेंटिफाई एंड देयर बाय ओवर स्टाफिंग कैन बी अवॉइडेड। समझ आ रही ना, क्योंकि ये से इससे आप अपनी शॉर्टेज और सरप्लस को आइडेंटिफाई करते हैं मैन पावर प्लानिंग में, ठीक है, तो आप अपनी लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं किसके ज़रिए, समझ आ रही ना, एक्सेस अगर स्टाफ है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड देयर बाय ओवर स्टाफिंग कैन बी अवॉइडेड। और ऑर्गेनाइजेशन में जो होती हैं आपको आप पर ओवर स्टाफिंग की क्या होती है, ओवर स्टाफिंग का प्रेशर आप पर क्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट जो होता है इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो अगर पहले से मैन पावर प्लानिंग की जाती है और बेटर तरीके से मैन पावर प्लानिंग हो तो आप पर क्या होगा, एक्सेस स्टाफ या ओवर स्टाफिंग जो होती है कि प्रॉब्लम आप पर क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इट आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल टैलेंट्स इन द फर्म, ठीक है ना। इसका मकसद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल टैलेंट है, फर्म में जो अवेलेबल टैलेंट है ये आइडेंटिफाई हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन बी ड्रॉन आउट टू डेवलप दोज टैलेंट। और साथ साथ आप उनके मुताबिक जो होती हैं उन टैलेंट के मुताबिक मज़ीद आप क्या करते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करते हैं जो उनकी टैलेंट को क्या कर सकें, मज़ीद अपग्रेड कर किया जा सके, डेवलप किया जा सके, ठीक है। इट फैसिलिटेट इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। समझ आ रही ना, मैन पावर प्लानिंग जो होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की आपके बिजनेस ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, आपके बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन जो होती है उसमें आपको हेल्प आउट करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है ना। अगर आपका वेल ट्रेन एम्प्लॉय होगा, ठीक है ना, आपके पास वेल टैलेंट्स एम्प्लॉयज़ होंगे, क्वालिफाइड एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, सिंसियर एम्प्लॉय होते हैं, समझ आ रही है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी और आपके ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस जो होगा वो डेवलप होगा। समझ आ रही है ना, सही है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ऑर्गेनाइजेशन तरह मैंने कहा उनका सब पूरा दारोमदार क्या होता है, उनके एम्प्लॉयज़ का होता है। थ्रू मैन पावर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी रीडली अवेलेबल एंड दे कैन यूटिलाइज द बेस्ट यूज। समझ आ रही है। इसके बाद ये तो हमारे पास जो होता है मेन स्टाफिंग प्रोसेस में हमारे पास मैन पावर प्लानिंग जो होगी। इसमें सेकंड जो हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट की हमने बात की, ठीक है। रिक्रूटमेंट हमारे पास क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन की सपोज ऑर्गेनाइजेशन को एक एम्प्लॉयड जो होती है वैकेंट पोजीशन है तो उस वैकेंट पोजीशन को क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है, तो उसको उसके लिए आप क्या करते हो, इस द एक अट्रैक्टिंग प्रोसेस होता है ये रिक्रूटमेंट करना, ठीक है ना। समझ आ रही है ना, एक अट्रैक्टिंग प्रोसेस के जरिए अट्रैक्टिंग जिसको कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, क्वालिफाइड लोगों को, स्किल्ड लोगों को क्या करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करते हो, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बन जाता है, ठीक है ना। appropriate number of the qualified individual to apply for the vacant position in organization, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंट पोजीशंस होती हैं उसको आप क्या कर सको, फुलफिल कर सकें। तो उसको आप अट्रैक्ट करते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो लोग जो होते हैं क्वालिफाइड भी इंडिविजुअल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के आपकी वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सके, तो वो रिक्रूटमेंट बन जाता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो होती है इसके टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट इनसाइड रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, इज अ रिक्रूटमेंट विच टेक प्लेस विद इन द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। समझ, और ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप क्या करते हो, अपने लिए जो टैलेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनको आप क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। इंटरनल रिसोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट आर रीडली अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन। ये रीडली क्या होते हैं, ये अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रांसफ़र की सूरत में आप कर सकते हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, प्रमोशन के जरिए कर सकते हो, एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एक्स एम्प्लॉयज़। आपके जो एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्किल्ड फुल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन विजन और मिशन को समझते हैं पहले से, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रीअप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट बन जाती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आउटसाइड सोर्स भी कहते हैं। आउटसाइड रिक्रूटमेंट जो होता है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो आप क्या चाहते हो कि और भी टैलेंटेड जो क्वालिफाइड होते हैं, स्किलफुल होते हैं, आप उसको अट्रैक्ट कर सको। The external source of the recruitment have to be solicited from the outside organization, but it involve a lot of the time and money, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और जो होता है मनी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट एट द फैक्ट्री लेवल। फैक्ट्री लेवल मीन आपके जो जितनी भी आसपास जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ से एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट उसके लिए आप करते हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते हो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जो होती है आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं जिसके ज़रिए आप क्या करते हो, न्यू टैलेंटेड जो होती हैं एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। वो आपके लिए क्या करते हैं, आपकी वैकेंट पोजीशन के लिए आपके लिए क्वालिफाइड और स्किल्ड जो होती हैं एम्प्लॉय लोगों को, पर्सन या पीपल्स को क्या करते हैं, आपके लिए
हायर करते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल होते हैं, रिकमेंडेशन शामिल होती हैं, लेबर कंट्रैक्टर्स शामिल होते हैं, ठीक है ना। ये तमाम आपके पास वो सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें थर्ड हमारे पास होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ चूजिंग। आपने रिक्रूटमेंट कर दिया, ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद जो होता है आप क्या करते हो? सिलेक्शन करते हो। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द कैंडिडेट हु विल बिकम एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बन जाता है तो उसमें आप क्या करते हो? सिलेक्शन करते हो। समझ आ रही ना? चूजिंग कहते हैं फ्रॉम द कैंडिडेट, कैंडिडेट में आप क्या करते हो? उसकी चूजिंग करते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास इंक्लूड एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं? सच एज डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले क्या करते हो आप ऑर्गेनाइजेशन की? आप अपनी स्टाफिंग के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करते हो कि किस स्पेस पे आप क्या करोगे? आप अपनी सिलेक्शन को डिफाइन करोगे या डेवलप सिलेक्शन को पॉसिबल करोगे, चूज़ करोगे, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग किया जाता है, ठीक है ना, ये भी क्राइटेरिया सिलेक्शन में शामिल होता है। शॉर्ट लिस्टिंग जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने जो होती हैं कई लोगों ने जो होती कई जो होते हैं लोग जो होते हैं वो एक पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें फिर आप क्या करते हो? अकॉर्डिंग टू स्किल, एक्सपीरियंस जो होती है, जो भी बैकग्राउंड होता है उसके मुताबिक आप शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन इसमें शामिल होता है, ठीक है। जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। समझ आ रही है ना? वो ऑनलाइन भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस को शामिल होता है। फिर उसके बाद टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग के बाद जब फिर उसकी लिस्टिंग की जाती है, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। समझ आ रही है? फिर उसके बाद उसके इंटरव्यूइंग किया जाता है। फिर रेफरेंस चेक किया जाता है, मेक द फाइनल सिलेक्शन डिसीजन। फिर फाइनल सिलेक्शन डिसीजन किया जाता है, सबमिशन ऑफ मेडिकल रिक्वायरमेंट। ये तमाम क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस को एक्टिविटीज़ होती है जो सिलेक्शन प्रोसेस को डिफाइन करती हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है? ये आपके पास ये देखें जिसमें हम एजेंसीज, गवर्नमेंट सेक्टर, ये देखें क्राइटेरिया डिफाइन किया गया, पोजीशन, ठीक है ना, आइटम नंबर हो गया, ठीक है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एलिजिबिलिटी, तमाम चीज़ें जो होती हैं आप सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिफाइन करती हैं, ठीक है ना। ये आपके पास वो सोर्सेज हैं कि एडवर्टाइजिंग कहाँ से होती है? इंटरनेट के जरिए, टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, मैगजीन वगैरह जो होती हैं, ये तमाम क्या होती हैं? सिलेक्शन क्राइटेरिया को सपोर्ट करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, शॉर्ट लिस्टिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, जो आपकी नीड होती है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, उसके मुताबिक उनको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उनके मुताबिक जो भी उसके लिए वाइटल क्वालिफिकेशन मेजर किया जाता है, और ठीक है ना, एडवांटेजेस मेजर किए जाते हैं, क्वालिफिकेशन मेजर किए जाते हैं, ठीक है ना। जो भी इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज किसी एम्प्लॉइज़ के बारे में होती है वो भी एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना। साथ साथ भी रिलायबल ऑन द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है उस डॉक्यूमेंट जो होती है, क्योंकि तमाम रिलेबिलिटी डॉक्यूमेंट पर होती है, तो डॉक्यूमेंट जो होती हैं उसको सही तरीके से क्या किया जाता है? परखा जाता है, डिसीजन मेड एंड देन रीज़न फॉर देम, सही है ना। उसके बाद वो डिसीजन किया जाता है और देन फाइनल इशू उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है सर, ये देखें आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का स्पेसिमेन शो किया गया है। आपने इससे पहले भी एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं सबमिट किए होंगे, ठीक है, एक CV की शक्ल में जो होती हैं, या आप जो भी जहाँ पर भी अप्लाई करते हो जिसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद पोजीशन सॉर्ट होता है, कौन कौन सी पोजीशन होती है, ठीक है ना। करंटली आप कहाँ पे अप्लाई होती हैं, आप अपने एजुकेशन पोजीशन या एजुकेशन बैकग्राउंड जो होती है वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करते हैं, ठीक है ना। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। डू नॉट इंक्लूड एनी इनवेसिव और इमटेरियल क्वेश्चन। समझ आ रही ना? ऐसे क्वेश्चंस जो होती हैं या ऐसे जो आप इररिलेवेंट होती हैं, इमटेरियल जिसे हम कहते हैं, वो उसको शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक। गारंटी, स्ट्रिक्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर करता है आप उसकी क्या करते हो? उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हो, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में जो होता है टेस्टिंग किया जाता है, फिर उस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? टेस्ट मैच द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। हम सबसे पहले और जॉब की एसेंशियल रिक्वायरमेंट मालूम करते हैं, फिर उसके बाद चेक द टेस्ट और अप टू डेट, देखते हैं कि जो टेस्ट किया गया है क्या अप टू डेट है, ठीक है ना। चेक फॉर एनी बायस और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। समझ आ रही ना? जो भी एरर्स होती हैं इनडायरेक्ट, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, उसको चेक किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में टेस्ट के बाद जो होती हैं फिर इंटरव्यूइंग किया जाता है, ठीक है। इंटरव्यूइंग में हमारे पास क्या होता है? परमिट एप्लीकेशन टू डिस्प्ले व्हाट दे कैन ऑफर टू द ऑर्गेनाइजेशन, सही है ना। ऑर्गेनाइजेशन ये एप्लीकेंट्स के लिए क्या होता है, उसको परमिट किया वो डिस्प्ले कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंफर्म इफ देयर इज एनी नीड, इज देयर इज ए नीड फॉर एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, ठीक है। हैविंग क्वेश्चन प्रिपेयर इन एडवांस,
ensure consistency and fairness in question, focus on the real need of the job. The selection committee is entitled to ask applicants whether they can fulfill the requirement of the job. ठीक है ना, मैं आई होप कि आप इस क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन होती हैं जो कि इंटरव्यूइंग में जो होती हैं, इंटरव्यूइंग के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जिस तरह इट इज़ द प्रॉपर टू आस्क पीपल विद डिसेबिलिटी whether they require any adjustment to perform the job. ठीक है ना, allow the interview time to make their appointment, don't make assumption about the person ability. ठीक है ना, assume नहीं करना चाहिए, don't ask invasive and irrelevant question। और साथ साथ आप अपने एम्प्लॉइज होती हैं, आप irrelevant या इन्वेसिव क्वेश्चन जो होती हैं नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम इंटरव्यूइंग क्वेश्चन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जब आप क्या करते हो, अपनी स्टाफिंग प्रोसेस में इंटरव्यू सिलेक्शन करते हो। ठीक है ना, रेफरेंस चेक किया जाता है, हेल्प गारंटी, जिस तरह सीवी आप देखते हो, सीवी में आप नीचे जो होती है रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना, तो हेल्प गारंटी डेट सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, आप इसमें ये गारंटी होती है कि आप एक सुटेबल कैंडिडेट जो होती है वो हायर कर रहे हो। ठीक है ना, किस जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, जो आपकी नीड है, जो उसके मुताबिक आप कर रहे हो। ठीक है ना, सही है, उसमें क्लैरिफाई करना, वेरीफाई करना एंड एड डेटा व्हाट हैज़ बीन लर्न इन द इंटरव्यू। समझ आ रही है ना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो इसकी वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक, नेवर रिवील इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर टू द कैंडिडेट। समझ, इसको आप क्या करते हो, उसको रिवील ना करो। ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर जो होती हैं आपने वहाँ से जो हासिल की होती है उसको कभी भी क्या करो, ज़ाहिर ना करो। बेस्ट रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी कैंडिडेट इन द फॉर्मर एम्प्लॉय। ठीक है ना, ये बेस्ट सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन एनी कैंडिडेट इन द फॉर्मर एम्प्लॉय। जितने भी आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है, आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन के पूरे विजन और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ऑन द जॉब परफॉर्मेंस इज द मोस्ट यूजफुल प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर सक्सेस। ठीक है, सही है, ऑन द जॉब जो होते हैं ये परफॉर्मेंस होती है आपकी फ्यूचर सक्सेस को क्या करते हैं, एक यूजफुल प्रेडिक्टर समझा जाता है। समझ आ रही है। सिलेक्शन प्रोसेस में मेकिंग डिसीजन करना है। ठीक है, तो ये एक स्टेप होता है जिसमें आप क्या करते हैं, फाइनली क्या करते हैं, मेक डिसीजन करते हैं। तो टाइम टू अप्रेज ऑल इंफॉर्मेशन गैदर, ये एक टाइम होता है जिसमें आप तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। ग्रेड एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेंट्स आपने के इंटरव्यू किया होता है उसको ग्रेडिंग करते हो, एवुलेट करते हो ऑल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड डिसीजन प्रिपेयर एंड रीजन फॉर देम, फिर उसको आप रिकॉर्ड बनाते हो और उसका रीजन भी मेंशन कर। इफ रिक्वेस्टेड ऑफर कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स टू अनसक्सेसफुल, अगर कोई अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट, अगर कोई ऐसे एप्लीकेंट जो अनसक्सेसफुल रहा हो तो उसके क्या करते हो, उसको आप कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स जो होती हैं वो डेवलप करते हो उसके लिए। ठीक है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन हैविंग अप्लाई मेडिकल एग्जाम, फिर लास्ट में क्या किया जाता है, मेडिकल उसका एग्जामिन किया जाता है हायरिंग से पहले, फुल फाइनली सिलेक्शन से पहले। समझ आ गई ना। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे पास स्टाफिंग प्रोसेस में ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट होता है। ओरिएंटेशन जो होता है प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी। ठीक है ना, अगर एम्प्लॉई है फर्स्ट टाइम जब आप उसको फाइनली सेलेक्ट कर लेते हो, आफ्टर इंटरव्यू उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसका फिर उसकी ओरिएंटेशन की जाती है। ठीक है ना, और उसको ओरिएंटेशन में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है ना, आगे हम कहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन गिविंग ड्यूरिंग ओरिएंटेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, आप क्या करते हैं अपने न्यू एम्प्लॉइज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी की ऑपरेशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ करते हो। फिर उसके बाद डेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो होता है वो आप उसको डिफाइन करते हो। ठीक है ना, शो करते हो। फिर उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द कंपनी जो होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं या पॉलिसीज होती, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर होती है वो आप अपने न्यू जो आप सेलेक्टेड एम्प्लॉइज होते हैं उनको आप बताते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, सर्विसेज क्या क्या सर्विस कंपनी दे रही है। ठीक है ना, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। इवन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉइज़ को ब्रीफ करते हो, जिसमें लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय फैसिलिटीज, सेफ्टी मेजर्स, ग्रीवेंस प्रोसीजर, बेनिफिट एंड सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय, स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन प्रोसीजर, अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर वगैरह, सजेशन, स्कीम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है ना, A to Z आप क्या करते हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपनी एम्प्लॉइज़ को ब्रीफ करते हो, जिसको हम ये क्या कहते हैं, इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट ऑफ द प्लेसमेंट क्या है, इट इन्हांस एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये एम्प्लॉय मोरल को डेवलप करता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिडक्शन करता है। ठीक है ना, इट इन लिसनिंग एब्सेंटिज्म को कम करता है। ठीक है ना, लिसनिंग कम करता है। ठीक है ना, इट फैसिलिटेट एन एक्सीडेंट रेट से रिडक्शन। सही है, प्लेसमेंट का मकसद ये आपकी क्या होना कि आप अपनी एक्सीडेंट जो रेट्स होती हैं उसको आप क्या कर सको, कम कर सको। इट अवॉइड
मिसफिट बिटवीन द कैंडिडेट एंड द जॉब, ठीक है ना, ये आपको अवॉइड करता है। इट असिस्ट द कैंडिडेट टू वर्क बेस्ड ऑन द प्रीसेट ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, सही है। ये इसके अलावा प्लेसमेंट जो होती हैं इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कैंडिडेट को असिस्ट करते हैं कि आप अपनी जो भी वर्क बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करें, प्रीसेट कर सके, उसके मुताबिक फॉर्म कर सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन के बाद जब आप सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, ओरिएंटेशन हो जाती है, तो फिर आप अपने क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ आ रही है ना, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो होता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल एंड विलिंग वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन। मकसद क्या है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कफोर्स है ये स्किल्ड है और डेवलप है, ठीक है ना। फॉर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, फंक्शन ऑब्जेक्टिव, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, ये तमाम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में शामिल होते हैं, ठीक है। द नीड फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, चेंज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक लेवल एक पोजीशन में नहीं रहता, इसको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उसको कम्पिटिटिव पोजीशन मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, इसको कम्पिटिटिव पोजीशन डेवलप करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और साथ साथ डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इसके लिए क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कंप्यूटर असिस्ट ट्रेनिंग भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना, सिमुलेशन भी हो सकती है, बिजनेस गेम्स भी हो सकती है, ये तमाम आपके पास टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास लास्ट होता है रेम्यूनरेशन होता है। रेम्यूनरेशन इज़ द ओवरऑल कंपेंसेशन को कहते हैं, मुआवजा जो होते हैं डेट एम्प्लॉय अब रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर द सर्विस ही परफॉर्म फॉर द एम्प्लॉयर, ठीक है ना। एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या सर्विसेज परफॉर्म करता है और उस सर्विसेज के बदले उसको जो मुआवजा दिया जाता है, ठीक है, और रेम्यूनरेशन मिल जाता है। टू टाइप ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, दो किस्म की होती है, एक टाइम रेट मेथड होता है और एक पीस रेट मेथड होता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन पैकेजेस में हमारे पास जो होती है एम्प्लॉय बेनिफिट और फ्रेंच बेनिफिट भी इसमें शामिल होते हैं, डिफर पेमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम पेंशन सिस्टम देते हैं, ठीक है ना, रिलेट टू टाइम होता है, हॉलीडेज देना, सिक पे करना, ये तमाम रेम्यूनरेशन पैकेज होते हैं। रिलेट टू द पेमेंट इन काइंड, सब्सिडाइज मील्स और ट्रांसपोर्ट वगैरह फैसिलिटी देना, और आइटम सच एज कंपनी कार वगैरह हो गया विच में प्रोवाइड एज अ रिवार्ड, ठीक है ना, उनके लिए एक रिवार्ड होता है। एंड साइन ऑफ स्टेटस इसमें शामिल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ठीक है, रेदर देन एज टूल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब, ठीक है। ये तमाम क्या होती है, पेमेंट काइंड्स पेमेंट की किस्में होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, इस परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एक रिव्यू होता है एंड डिस्कशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस ऑफ द साइन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो ड्यूटीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो उस एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस के बारे में एक रिव्यू और डिस्कशन होती है जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। तरीके क्या होते हैं, वो वेज इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, सुपरवाइजर मैयर द पे ऑफ द एम्प्लॉइज़, ठीक है। सुपरवाइजर जो होता है, ठीक है ना, तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को जो पे होती है वो पे ऑफ एम्प्लॉइज जो होती है वो मैयर करता है एंड कंपेयर विद द टारगेट के साथ मैयर करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्लान होता है, प्लानिंग होती है, उस प्लान के मुताबिक जो होता है उसके साथ कंपेयर करता है। सुपरवाइजर एनालिसिस द फैक्टर बिहाइंड द वर्क, सुपरवाइज क्या करता है, एनालाइज करता है वो फैक्टर बिहाइंड द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि एम्प्लॉय की जो भी परफॉर्मेंस होती है उसके साथ साथ उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं वो भी मैयर करते हैं। एम्प्लॉयज़ आर इन द पोजीशन टू गाइड द एम्प्लॉयज़ फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, और एम्प्लॉयर जो होता है वो उस पोजीशन में हो जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की बेटर परफॉर्मेंस को गाइड कर सके, ठीक है। इसी तरह टू ऑफर फीडबैक टू द एम्प्लॉय अबाउट देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टेटस, और फिर उसके बाद जब आप तमाम रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को उसकी परफॉर्मेंस और उसके रिलेटेड स्टेटस के बारे में जो होती है फीडबैक देते हो, टू सर्व एज अ बेसिक परसुएटिव वर्क हैबिट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड टू अप्रेज एंड प्रिजर्व द प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर उसके मुताबिक अगर ज़रूरत पड़ती है उसको ट्रेनिंग की, उसकी जो होती है प्रमोशन की, ठीक है ना, ये तमाम जो होती है एक्टिविटीज़ आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो, सही है। एडवांटेज ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, प्रमोशन किया जा सकता है, कंपेंसेशन इसमें आ जाता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होती है, सिलेक्शन वैलिडेशन होता है, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये तमाम आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। प्रमोशन एंड ट्रांसफर, अगर लास्ट में जो है प्रमोशन क्या है, इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर टू अनदर पोजीशन, ठीक है ना, आप को दूसरी पोजीशन के लिए जो हाई पोजीशन होती है उसके लिए आप किसी मेंबर को अपॉइंट करते हो, ठीक है, विद इन द सेम डिपार्टमेंट और एल्सवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, इन्वॉल्विंग ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मोर डिमांडिंग एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर
टू पे ग्रेड एंड सैलरी, साथ साथ उसकी ग्रेड लेवल भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो इंक्रीज़ करना, हाई इन्हांस करना, साथ सैलरी भी इंक्रीज़ करना, पैकेज भी इंक्रीज़ करना, बेनिफिट भी देना, ये तमाम प्रमोशन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर टू अनदर पोजीशन, ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफ़र करें विद इन द सेम डिपार्टमेंट और विद ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिमिलर नेचर, उसमें जो सिमिलर नेचर एंड हैविंग कंपेरेबल पे ग्रेड एंड सैलरी, उसमें जो होती है ग्रेड और सैलरी चेंज नहीं होती, ठीक है ना, समझ आ रही है। इन सम सिचुएशन द ट्रांसफर में भी एट लेसर पे ग्रेड, ये भी हो सकता है कि कम पे ग्रेड पर जो होती है आपको क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, और सैलरीज में शामिल होती है, ठीक है ना, सही है। लेटरल ट्रांसफर इज मूव टू द पोजीशन विद द सेम और सिमिलर जॉब टाइटल इन द सेम पे ग्रेड, जब आप करते हो तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर लेटरल ट्रांसफर में आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सीनियरिटी विद मेरिट प्रमोशन की बात करते हैं। सीनियरिटी इज एन एम्प्लाइज लेंथ ऑफ द सर्विस इन अ पोजीशन, ठीक है ना, एम्प्लाइज लेंथ ऑफ द सर्विस इन अ पोजीशन, जॉब ग्रुपिंग और फॉर्म ऑपरेशन, सीनियरिटी है, ठीक है, जो सीनियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती है, ठीक है, सीनियर जो शामिल होते हैं। रिफर टू द ग्रोथ मेरिट से गया, रिफर टू द वर्क ऑफ एक्सीलेंस, प्रमोशन बाय सीनियरिटी, प्रमोशन बाय मेरिट, इसकी भी जो प्रमोशन की जाती है, ठीक है ना, तो वो में कुछ जो होती है प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे की जाती है, कुछ मेरिट बेस पे की जाती है। ले ऑफ्स भी शामिल होता है सीनियरिटी में, मेरिट इन ले ऑफ्स होता है। ले ऑफ का मतलब आर यूजुअली कंसिडर टर्मिनेशन बेस्ड ऑन लैक ऑफ द वर्क और कैपिटल, ठीक है, रेदर देन पुअर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और ऑफन, लेकिन ये जो होते हैं ले ऑफ जो होता है अमन, जो टर्न ऑफ जिसम कहते हैं, ले ऑफ जो होता है अमन ऑफन टेम्परेरी होता है, ठीक है ना। आप अपने वर्कर की जो लैक ऑफ वर्क या लैक ऑफ परफॉर्मेंस होती है उसको आप क्या करते हैं, टेम्परेरी टर्मिनेट करते हो, ठीक है। प्रमोशन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड हेयर भी हो सकता है, ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लो, समझ आ रही है ना। या प्रमोशन फ्रॉम इनसाइड सपोर्ट एम्प्लॉइज टू लोकल ऑर्गेनाइजेशन एज वन ऑफरिंग देम और कैरिंग द प्रमोशन विद इन में आल्सो मीन मिसिंग द प्रिविलेज ऑफ द फिलिंग पोजीशन विद द वेल क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। तो ये विद इन और आउटसाइड हायरिंग से भी प्रमोशन किया जा सकता है। तो ये तमाम जो हमने एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप, ये आपके पास क्या था, स्टाफिंग प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें हमने फुल स्टाफिंग फंक्शन और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ बीइंग ए मैनेजर्स परफॉर्म की जाती हैं वो तमाम जो होता है स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, सही है। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।